नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय में जो इतिहास वाली बुक है उसके पाठ 2 यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, जैसा कि 5वें प्रश्न तक हम कर चुके हैं। आज हम लास्ट क्वेश्चन छठा एनसीईआरटी की बुक का जो पाठ्य पुस्तक की बुक है आपकी, उसका छठा प्रश्न देख रहे हैं। इसमें क्या है, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं कि निम्नलिखित पर संक्षेप में लिखिए। सबसे पहले हम कुलक के बारे में, है ना, जो अगर आपने लेसन ध्यान से सुना हो तो कुलक जो था वो रूस के जो धनी किसान, रूस के जो संपन्न किसान थे उन्हें कुलक कहते थे। और ये 1 नंबर का आएगा तो आपको यही लिखना है कि रूस के संपन्न किसान, रूस के धनी किसान कुलक कहलाते थे। अब जो है, स्टालिन का विश्वास था कि वे अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज इकट्ठा कर रहे हैं, जमाखोरी कर रहे हैं। स्टालिन का मानना था कि ये जमाखोरी कर रहे हैं, कि वे उनको ये आशा थी कि आने वाले समय में ना अनाज के दाम बढ़ जाएंगे, तो इसलिए वे अनाज की को जमा कर रहे हैं कि जब ज़्यादा महंगा हो जाएगा अनाज तब हम बेचेंगे। तो इसलिए 1927-28 में सोवियत रूस में अनाज आपूर्ति की भारी किल्लत का सामना लोग कर रहे थे। इसलिए इन कुलकों पर 1928 में छापे मारे गए और उनके अनाज के भंडारों को जब्त कर लिया गया। मार्क्सवादी स्टालिनवाद के अनुसार कुलक गरीब किसानों के वर्ग शत्रु थे और उनकी मुनाफाखोरी की इच्छा से खाने की किल्लत हो गई थी। अतः स्टालिन को इन कुलकों का सफाया करने के लिए सामूहिकरण कार्यक्रम चलाना पड़ा और सरकार द्वारा नियंत्रित खेतों की स्थापना करनी पड़ी। ठीक है, तो उनकी जो जमाखोरी की आदत थी उस पर रोक लगाने के लिए उन्होंने उनकी जो ज़मीन थी उसको जब्त कर लिया और सारे बड़े किसान बना दिए, बड़े खेत बना दिए, बड़े खेत बना दिए और उनमें फिर किसान काम करने लगे। तो इस प्रकार इस समस्या का समाधान किया। तो कुल मिला के कुलक क्या है, रूस के संपन्न किसानों को कुलक कहते हैं। अगला है ड्यूमा। जैसा कि लेसन जब पढ़ाया था, जब बताया था, ड्यूमा का मतलब है रूस की जो संसद है उसे ड्यूमा कहते हैं। क्लियर। तो जो है 1905 की क्रांति के दौरान जार ने रूस में परामर्शदाता संसद के चुनाव की अनुमति दे दी और रूस की इस निर्वाचित परामर्शदाता संसद को ड्यूमा कहा गया। ठीक है, रूसी क्रांति के दबाव में 6 अगस्त 1905 को गठित यह संस्था प्रारंभ में परामर्शदात्री मानी गई थी, लेकिन बाद में जब अक्टूबर घोषणा पत्र में जार निकोलस द्वितीय ने इसे वैधानिक शक्तियां प्रदान कर दी गई, तो पहले केवल परामर्शदात्री संस्था थी ये, लेकिन बाद में वैधानिक शक्तियां मतलब कानूनी शक्तियां भी उसे दे दी गई। तो इस प्रकार अगर 1 नंबर का देखें तो ड्यूमा किसे कहते हैं, रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। आगे बच्चों, ये है ग है 1900 से 1930 के बीच महिला कामगार। तो महिला मजदूरों ने रूस के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और महिला कामगार जो थी वो 1914 तक कुल कारखाना कामगार शक्ति का 31% भाग बन चुकी थी, किंतु उन्हें पुरुषों की अपेक्षा कम मजदूरी दी जाती थी। तो ये आपको पहले भी बताया था कि रूस में 1914 में जब क्रांति हो रही थी उस समय, उससे पहले प्रथम विश्व युद्ध के समय वहाँ पर 31% महिला कामगार थी, लेकिन उनको पुरुषों की अपेक्षा कमतर माना जाता था, कम मजदूरी दी जाती, समान काम के होता था लेकिन फिर भी उन्हें कम मजदूरी मिलती थी। महिला कामगारों को न केवल कारखानों में काम करना पड़ता था अपितु उनके परिवार और बच्चों की भी देखभाल करनी पड़ती थी। मतलब फैक्ट्री के जो मालिक थे, है ना, उनके परिवार में भी काम करती थी और उनके बच्चों को भी वो देखती थी। और वे देश
की सभी मामलों में बहुत सक्रिय थी। वे प्रायः अपने साथ काम करने वाले पुरुष कामगारों को प्रेरणा देती थी। 1917 की अक्टूबर क्रांति के बाद समाजवादियों ने रूस में सरकार बनाई। 1917 में राजशाही के पतन एवं अक्टूबर की घटनाओं को ही संपन्न रूसी क्रांति कहा जाता है। उदाहरण के लिए जो ऑरेंज टेलीफोन की महिला मजदूर मार्फा वासिलेवा, ठीक है, ने बढ़ती कीमतों पर कारखाना मालिकों के मनमानी के विरुद्ध आवाज उठाई और जो हड़ताल की उसमें वे सफल भी रहीं। अतः महिला मजदूरों ने भी जो है दूसरी अन्य महिला मजदूर थी ना, उन्होंने भी ये मार्फा है, ये गलत लिख रखा है, मार्फा वासिलेवा का अनुसरण किया और जब तक रूस में समाजवाद की स्थापना नहीं हो गई उन्होंने राहत की सांस नहीं ली। अब इसमें आप अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में भी लिख सकते हैं कि पेट्रोग्राद था, आपको ध्यान है, एक शहर वहाँ की महिला कामगारों ने जो है आंदोलन कर दिया था और हड़ताल की थी और हड़ताल का नेतृत्व किया था और एक नहीं अनेकों हड़तालों का नेतृत्व महिलाएं कर रही थी। इसीलिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, ये भी लिख सकते हैं। आगे लास्ट है बच्चों, ये है उदारवादी। उदारवादी जैसा कि आपको पहले भी कई बार बताया है, तो उदारवादी कौन थे? रूस के उदारवादी वे लोग थे जो ऐसा देश चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिले। वे वंश आधारित शासकों की नियंत्रित सत्ता के विरुद्ध थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा के पक्ष में थे। वे प्रतिनिधित्व करने वाली निर्वाचित संसदीय सरकार के पक्षधर थे। वे शासकों एवं अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। ठीक है, किंतु वे लोकतंत्रवादी नहीं थे। इतना होने पर भी वे लोकतंत्रवादी नहीं थे। अब क्यों नहीं थे? क्यों कहते हैं कि वे लोकतंत्रवादी नहीं थे? इसलिए नहीं थे क्योंकि वे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब यह है कि प्रत्येक नागरिक को वोट देने के अधिकार के पक्ष में नहीं थे वे। ठीक है, और उनका विश्वास था कि वोट देने का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए, मतलब जो धनी व्यक्ति है उन्हीं को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। और तो और वे महिलाओं को भी वोट देने के अधिकार नहीं देना चाहते थे। तो इसलिए उदारवादी कौन थे? जो कि सभी धर्मों का सम्मान करते थे। एक दूसरा, वे लोकतंत्रवादी नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि वे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। ठीक है बच्चों, तो एनसीईआरटी के सारे प्रश्न समाप्त हुए, ये लेसन समाप्त हुआ। धन्यवाद बच्चों।